मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार और वर्ण विचार में स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। पहले के वीडियो में हमने उच्चारण के विभिन्न स्थानों के बारे में समझा। यहाँ आज भाग द्वितीय में हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद को समझने की कोशिश करेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्वर तंत्री में कंपन के रूप में, श्वास वायु की मात्रा के रूप में और मुख अवयवों द्वारा श्वास वायु को रोकने के रूप में। इन 3 प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्वर तंत्री में कंपन के रूप में समझते हैं। हमारे गले में 2 झिल्लियां होती है जो वायु के वेग से कांप कर बजने लगती है। इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। पहला सघोष और दूसरा अघोष। अब सघोष और अघोष क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन इनके उच्चारण में एक कंपन सा रहता है वे सारे ही सघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। 5 वर्ग है क, च, ट, त, प। आगे के वीडियो में और इनको स्पष्ट करेंगे। क, च, ट, त, प। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ह तथा सभी स्वर सघोष स्वर कहलाते हैं। इनको याद इसी क्रम में करना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ह तथा सभी स्वर सघोष स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन या अघोष व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को अघोष व्यंजन कहा गया तथा फ और तीनों ही स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां और अघोष में पहला और दूसरा। इधर अंतस्थ व्यंजन ह और सभी स्वर और इधर फ तथा तीनों ही स। इस प्रकार से कंपैरेटिव आप याद करेंगे तो शायद थोड़ा आसानी रहेगी। अब बात आती है श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जहाँ कम वायु के साथ ही उच्चरित हो जाते हैं स्वर व्यंजन उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन ये सारे ही अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण है और ह वर्ण महाप्राण है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और अंतस्थ व्यंजन महाप्राण 2, 4 और ह वर्ण। फिर बात आती है जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन किया गया है। स्पर्श व्यंजन जहाँ पर जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख अवयव परस्पर स्पर्श करके वायु को रोकते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सारे ही वर्ग क, च, ट, त, प वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। नासिक्य
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से निकलते उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यह हमने पूर्व में समझ लिए हैं। अंग, यण, न, म ये सारे नासिक्य व्यंजन हैं। स्पर्शी, स्पर्श, संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती हुई फिर कुछ घर्षण के साथ निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे च वर्ग, च, छ, ज, य ये सारे ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख्य अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलते हुए उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये है तीनों ही स और ह, ये संघर्षी व्यंजन है। पार्श्विक जिसे बगल का या पास का कहते हैं, जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु इसके बगल से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जीभ पूरी उल्टी होकर के हवा के सामने खड़ी हो जाती है और हवा जिह्वा के दोनों तरफ से निकल जाती है, ऐसा व्यंजन है ल। ल का जब आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा आपके ऊपर तालु को स्पर्श करके खड़ी हो जाएगी और अंदर से निकलने वाली वायु जो है जिह्वा के दोनों किनारों से निकलेगी। तो इसी वजह से इसको पार्श्विक या बगल का व्यंजन कहा गया है। इसके आगे हम देखते हैं प्रकंपित, जिसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ऐसा हो, प्रकंपित का अर्थ है ऐसा व्यंजन जो उच्चारण के समय कंपन पैदा करता है, कांपता हुआ व्यंजन। प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, आप र का स्वयं उच्चारण करेंगे तो र के उच्चारण के समय ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा कि कहीं न कहीं जिह्वा हमारी कांप रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्क्षिप्त, जिसे ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका जाना, फेंका हुआ व्यंजन। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर कुछ फेंक दिया हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मुर्दा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिसमें जिह्वा मुर्दा को छू करके फिर से झटके से वापस आ जाती है, ऐसे व्यंजन सारे ही उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड और ढ, आप इनका उच्चारण करें और इसको समझने की कोशिश करें कि इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया है। क्योंकि कहीं न कहीं जिह्वा मुर्दा को छू करके वापस लौट रही है, उसमें कहीं न कहीं गति बदल रही है। तो इसे हम महसूस करते हुए समझेंगे तो शायद हमारे समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम ईशत, स्पर्श, अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन हमने पूर्व में भी समझा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं लेकिन वह प्रयत्न व्यंजन की तरह का पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, ये ध्वनियाँ अवरोध रहित है, इनको ईशत, स्पर्श या अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। ये है य और व। य और व अर्ध स्वर कहा गए हैं, अंतस्थ व्यंजन है। फिर बात आती है संयुक्ताक्षर। 4 है। क्ष, जो कि क और श के मेल से बना है। इसी प्रकार से त्र, त और र के मेल से बना है। ज्ञ, ज और य के मेल से बना है। श्र, श और र के मेल से बना है। फिर आता है अनुस्वार। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है अनुस्वार कहलाती है। मूलतः य, र, ल, व, स, श, ह से पूर्व नासिक के ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुनासिक, वे स्वर ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। आँख, चांद, हंस, ये सारी ही अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती है। उसके बाद लास्ट हम समझेंगे अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें न स्वरों में रखा जाता है और न ही व्यंजन में, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। अनुस्वार और विसर्ग की ध्वनियों को अयोगवाह कहा गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से अयोगवाह ध्वनियाँ किसे कहा गया है, तो हम
अनुस्वार और विसर्ग को ज़रूर ध्यान में रखें। इस प्रकार से यहाँ हमारा ये प्रकरण वर्ण विचार, जिसमें हमने स्वरों के और व्यंजनों के विभिन्न उच्चारित होने वाले स्थानों के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया। इन सभी पढ़े हुए प्रकरण पर आपको विस्तृत PDF नोट्स यदि देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।